हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। ये वीडियो सीरीज़ में हम शोल्डर पेन के बारे में बात करेंगे। शोल्डर पेन एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और काफ़ी सारे मरीज़ हमको उसके लिए दिखाने भी आते हैं। शोल्डर पेन के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में हम सबसे जो कॉमन रीज़न है उसके बारे में बात करेंगे। उसका नाम है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर को मेडिकल लैंग्वेज में एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। फ्रोजन शोल्डर एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। फ्रोजन शोल्डर के मरीज को रात को सोने में बहुत ही दर्द होता है। ये एरिया में काफ़ी पेन देखने को मिलता है। हाथ में काफ़ी स्टिफनेस आ जाती है। अगर हाथ पीछे ले जाना है बैक पॉकेट में तो भी तकलीफ होती है। किसी मरीज को हाथ पीछे ले जाना है शर्ट के कपड़ों के बटन बंद करने में तो भी दिक्कत होती है। किसी मरीज हमको कंप्लेन करते हैं कि बाल बनाने में हाथ ऊपर नहीं जाते, ब्रश करने में तकलीफ होती है। पीछे से अगर कोई चीज़ उठानी है तो तकलीफ होती है। कबर्ड में से कोई चीज़ लेनी है तो तकलीफ होती है। तो काफ़ी सारी स्टिफनेस देखने को मिलती है। स्पेशली रात के टाइम सोने के टाइम पे ये बाजू जहाँ पे पेन है उस साइड करवट लेने में काफ़ी दर्द बढ़ जाता है, जिसको हम नाइट पेन कहते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर में ये जो सिम्टम्स है उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। ट्रीटमेंट करने से पहले फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर में जो हमारा शोल्डर होता है, जिसमें आप पीछे देख सकते हो फोटो में दो हड्डी होती है, एक बॉल और सॉकेट, ग्लिनोइड एंड ह्यूमरस। दोनों को बीच में एक लुब्रिकेशन का लेयर होता है, एक नेचुरल फ्लूइड होता है और उसको कवर करता हुआ एक जॉइंट कैप्सूल होता है। ये जो कैप्सूल होता है एक बलून के जैसा होता है जिसमें एक पानी भरा हुआ होता है। ये पानी भरा हुआ बलून के कारण ही हमारा शोल्डर जॉइंट काफ़ी मोबाइल है और सभी डायरेक्शन में शोल्डर को घुमा सकते हैं। अगर ये जो बलून है यानी कि जो कैप्सूल है काफ़ी स्टीफ हो जाए, टाइट हो जाए, उसकी वॉल काफ़ी थिक हो जाए तो ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है यानी कि स्टिफनेस हो जाती है। इसी कंडीशन को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फिर फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। इसमें ये कैप्सूल में काफ़ी सूजन रहती है, इन्फ्लामेशन रहता है, ये रेडिश हो जाता है, उसके कारण मरीज को काफ़ी पेन होता है। तो किन लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है, तो उसका मोस्ट कॉमन रीज़न हमारी कंट्री में है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में शुगर बढ़ने के कारण ये कैप्सूल काफ़ी स्टिफ हो जाता है। दूसरे रीजंस है हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड का प्रॉब्लम होना, किसी को अगर स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हो चुका है तो ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। किसी को सर्वाइकल स्पाइन यानी नेक पेन का इश्यू है तो भी हो सकता है। किसी को अगर हाथ में कहीं फ्रैक्चर हो, लंबे समय तक उसको इमोबिलाइजेशन रखा हुआ है तो भी ये स्टिफनेस देखने को मिलती है। जिनको काफ़ी स्ट्रेस रहता है, स्लीप डिस्टर्ब रहती है, उनमें भी हमने देखा है कि फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो फ्रोजन शोल्डर की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। हमारे सेंटर में हम एक रीमा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। रीमा प्रोटोकॉल यानी RIMA, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। R फॉर रिहेबिलिटेशन एंड फिजियोथेरापी। दूसरे नंबर पे आता है I फॉर इंजेक्शन। तीसरे नंबर पे आता है M फॉर मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थेशिया और लास्ट नंबर पे आता है A फॉर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। ये हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में जाते हैं। अगर फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहली ट्रीटमेंट अगर उनको कुछ दी जाती है तो वो है R यानी कि रिहेबिलिटेशन एंड फिजियोथेरापी। हमने ऐसा देखा है कि 95% ऑफ द पेशेंट यानी 100 में से 95 पेशेंट को सिर्फ रिहेबिलिटेशन से ही ठीक हो जाता है और उसके आगे के स्टेप्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आपको आपके नज़दीकी डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर फिजियोथेरापिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। वो आपको स्पेशल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वो स्पेशल शेक भी लगाते हैं। घर पे भी आइस पैक लगाने से आपको पेन में रिलीफ मिलता है। फ्रोजन शोल्डर में जो स्टिफनेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से ही ठीक होती है। एक्सरसाइज की वीडियो हमने हमारे चैनल पे पहले ही रखे हुए हैं जो आप देख सकते हो। फिजियोथेरापी करने से धीरे धीरे हाथ खुलने लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और दर्द कम होने लगता है। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो बहुत फिजियोथेरापी करने के बाद भी उनको ठीक नहीं होता। उनको मेडिसिन भी हम प्रिस्क्राइब करके देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन ठीक नहीं होता। तो ऐसे स्टेप में हम एक स्टेप आगे जाते हैं और रीमा प्रोटोकॉल में सेकंड नंबर पे आता है I यानी कि इंजेक्शन। ऐसे केस में हम स्टीरॉयड इंजेक्शन प्रीफर करते हैं। स्टीरॉयड इंजेक्शन के बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो ये चैनल पे डाला हुआ है जो आप रिफ़र कर सकते हो, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर भी शॉर्ट में अगर आप बता दें तो एक लोकल स्टीरॉयड है जहाँ पे हम डालते हैं, वहीं पे एक्ट करता है, शरीर में कहीं जाता नहीं, उसकी कोई साइड इफेक्ट भी इतनी नहीं देखने को मिलती। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में है, शरीर में कहीं इन्फेक्शन नहीं है तो स्टीरॉयड इंजेक्शन काफ़ी सेफ है, उससे काफ़ी फास्ट बेनिफिट मिलता है।
स्टीरॉयड से जो कैप्सूल में इन्फ्लामेशन है वो जल्दी कम हो जाता है। तो ज़्यादातर मरीज़, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द मरीज़ को आर यानी रिहेबिलिटेशन और इंजेक्शन से ठीक हो जाता है। 100 में से सिर्फ एक मरीज़ ऐसा होता है कि जिनको ये सब करने के बावजूद भी काफ़ी स्टिफनेस रहती है और ठीक नहीं होता। ऐसे केस में हम तीसरे नंबर के स्टेप में जाते हैं, एम यानी कि मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थेशिया। उसका मतलब क्या है? नॉर्मली फ्रोजन शोल्डर में मसल्स काफ़ी टाइट हो जाते हैं, तो मरीज़ का अगर हम पैसिव स्ट्रेचिंग कराएं तो वो काफ़ी दर्दनाक होता है। तो ऐसे केस में मरीज़ को हम हॉस्पिटल बुलाकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक एनेस्थेटिस्ट की प्रेजेंस में एक नींद का इंजेक्शन देते हैं, यानी कि एनेस्थेशिया देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि मरीज़ आराम से सो जाए। एक बार वो सो जाते हैं फिर उनके काफ़ी मसल्स रिलैक्स्ड हो जाते हैं। ऐसे रिलैक्स कंडीशन में हम शोल्डर का मैनिपुलेशन करते हैं, सभी डायरेक्शन में शोल्डर को मैनिपुलेट करके जो एडेशंस है उसको ब्रेक कर देते हैं। और एडेशंस ब्रेक होने के बाद हम शोल्डर में एक इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि वापस वो एडेशंस ना हो। तो ये मैनिपुलेशन से जैसे ही मरीज़ एनेस्थेशिया से बाहर आता है उनको महसूस होता है कि शोल्डर काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुका है, और दूसरे दिन से ही हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे और वापस स्टिफ ना हो जाए। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में MUA यानी मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थेशिया कहा जाता है। और ये 3 स्टेप करने के बावजूद भी किसी मरीज़ को ठीक नहीं होता है, या फिर कोई मरीज़ ऐसा है कि जिनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है और उनमें बोन्स काफ़ी वीक है, यानी कि ओस्टियोपोरोसिस है। अगर ओस्टियोपोरोसिस है, बोन्स वीक है, अगर मैनिपुलेशन उसमें किया तो बोन ब्रेक यानी कि फ्रैक्चर होने के चांस रह सकते हैं। जिनके अंदर के रोटेटर कफ मसल्स काफ़ी वीक है या फिर पार्शियली फटे हुए हैं और उनमें मैनिपुलेशन किया तो मसल भी फट सकते हैं। तो ऐसे केस में हम मैनिपुलेशन और एनेस्थेशिया एडवाइस नहीं करते और पहले दूसरे स्टेप के बाद डायरेक्टली 4th स्टेप एडवाइस करते हैं, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज या फिर आर्थ्रोस्कोपिक आर्थ्रोलाइसिस कहा जाता है। ये चैनल के पहले वीडियोस में हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आर्थ्रोस्कोपी क्या है, जिसमें दूरबीन से कंधे की सर्जरी की जाती है छोटे छोटे होल द्वारा, और जो टाइट कैप्सूल है उसको पार्शियली रिलीज किया जाता है ताकि वो ओपन हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए और दोनों हड्डी के बीच में स्पेस खुल जाए। ये सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव यानी छोटे छोटे होल्स में से ही होती है। ये डे केयर प्रोसीजर है, ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पीछे आप वीडियो में देख सकते हो कि छोटे से होल में आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी कैसे की जाती है। पीछे आप देख सकते हो कि ये प्रोसीजर से पहले मरीज़ का हाथ काफ़ी स्टीफ था, लेकिन प्रोसीजर करने के बाद इमीडिएटली फुल मूवमेंट आ जाती है। तो मित्रों, हमने ये 4 ट्रीटमेंट के बारे में बात की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रीमा प्रोटोकॉल भी कहते हैं। रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन, मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थेशिया और आर्थ्रोस्कोपी। ये चारों में सभी ट्रीटमेंट आ जाती है, इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर और ये इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमको लिख के भेज सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। शोल्डर पेन और कौन से रीज़न से होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे साथ ऑर्थो सॉल्यूशन।